सबको मेरा प्रणाम। सबसे पहले मैं सबको ये विनती करना चाहती हूँ कि आज जो भी मैं आपको बताने जा रही हूँ वो मेरी ज़िंदगी का एक भयानक सच है। जो गलती मैंने की थी वो कोई और लड़की न करे, और इस वीडियो को मैं हर एक लड़की देखे, और मेरी एक विनती है कि हर एक माँ बाप भी ये वीडियो ज़रूर देखे और अपने रिश्तेदारों को भी दिखाए। जैसे सबकी फैमिली होती है, एक खुशहाल फैमिली, वैसे ही मेरी भी एक फैमिली के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। लेकिन इस पूरी स्टोरी में जो भी हुआ मेरे साथ, उसमें किसी का कोई दोष नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरा दोष है। मेरी एक छोटी गलती के कारण मेरे लाइफ में क्या कुछ मुझे फेस करना पड़ा, उसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताना चाहूँगी। मेरा नाम श्रुति है। वैसे तो मैं मदुरई में पली बड़ी, स्कूल सब मदुरई में ही मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई है। जैसे सब बच्चे स्कूल जाते हैं वैसे ही मैं भी स्कूल गई थी, और ऐसे स्कूल जाते जाते 8th स्टैंडर्ड में मेरा एक लड़के के साथ अफेयर शुरू हो गया था। हम दोनों, उसने मुझे प्रपोज किया, और 9th स्टैंडर्ड में मैंने शायद उसका प्रपोजल भी एक्सेप्ट कर लिया। और फिर हम लोग का मतलब एक अच्छा रिलेशनशिप था, बहुत अच्छे फ्रेंड्स बने। फिर धीरे धीरे प्यार में बदल गया हमारी फ्रेंडशिप, और फिर हमने शादी करने का सोचा। लेकिन जैसे सबके लाइफ में सडनली एक ट्विस्ट आता है, वैसे ही मेरे भी लाइफ में एक ट्विस्ट आ गया कि फिनेंशियल कंडीशंस और कुछ और प्रॉब्लम्स, मॉम की हेल्थ के प्रॉब्लम्स के कारण हम लोगों को जालोर शिफ्ट होना पड़ा। लेकिन घर में कभी किसी को कोई पता नहीं था कि मेरा एक अफेयर भी चल रहा है, जबकि उसी स्कूल में मेरे भाई बहन सब पढ़ते थे, पर किसी को कानों कान खबर भी नहीं थी। और हम दोनों क्लासमेट भी थे, हमारे काफ़ी अच्छे दोस्त भी थे, सब दोनों के कॉमन दोस्त भी थे। फिर भी किसी को कोई पता नहीं था कि हम लोगों का मतलब हम इतने अच्छे फ्रेंड्स हो चुके हैं करके। फिर धीरे धीरे जब हमें जालोर शिफ्ट होना पड़ा, तो वैसे तो बिल्कुल भी मन नहीं था कि यहाँ मदुरई छोड़ के जाऊँ, क्योंकि मैं यहीं पे पली बड़ी, सब मेरे स्कूल फ्रेंड्स सब यहीं पे थे, तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। लेकिन कुछ कारणवश हम लोगों को जालोर जाना ही पड़ा। तो फिर जैसे जालोर गए तो मैंने कॉलेज फर्स्ट ईयर ही कंप्लीट की थी, तो मुझे पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी। इसलिए मुझे बहुत गुस्सा भी आ चुका था मॉम डैड के ऊपर। और फिर जैसे धीरे धीरे मतलब जालोर शिफ्ट हुए, बहुत मुश्किल से वहाँ पे सेट हुए। एक तो हम लोग सिटी में रहते हैं, फिर सडनली गांव में जाके रहने को बोले तो किसी को भी एक अजीब सा फीलिंग होता है। वैसे ही मेरे साथ भी हुआ। मुझे बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि मैं जालोर में रहूँ, लेकिन वहाँ पे जॉब करके मैं अपना मतलब टाइम चला रही थी। मैं और डैड मेरे मम्मी के मामा के यहाँ पे काम करते थे जालोर में। उस लड़के को हम विकी के नाम से पुकारेंगे, और हमारा अच्छा मतलब फ़ोन में अच्छे से कांटेक्ट हो पा रहा था, क्योंकि लेकिन घर पे किसी को पता नहीं था। जैसे ही मेरी पहली सैलरी आई तो मॉम ने बोला कि खुद की पहली सैलरी है तो आप गिफ्ट में क्या चाहोगे। तो मैंने बोला कि मुझे मोबाइल चाहिए। तो मेरी सैलरी से मेरी मम्मी ने मेरे लिए एक अच्छा सा मोबाइल खरीद के दिया। लेकिन मेरी मम्मी के हिसाब से वो मेरा पहला मोबाइल था, लेकिन घर से छुप के जो मेरे पास एक मोबाइल था, मैं उससे कांटेक्ट करती थी विक्रम से। घर पे कभी किसी को भनक भी नहीं पड़ी कि मेरे पास एक मोबाइल भी है। तो सोचो मेरे ऊपर कितना ट्रस्ट होगा फैमिली वालों को मेरे ऊपर। वैसे मैं थोड़ा अटक भी जाऊंगी बीच बीच में, क्योंकि मुझे कैमरे पे बोलने की आदत नहीं है, बस आप माफ़ कर देना। तो जैसे मैं बोल रही थी कि मेरा कांटेक्ट विक्रम के साथ ऑलरेडी था, तो धीरे धीरे हम लोग बात कर रहे थे, तो मैं भी थोड़ा माइंड से स्थिर हो गई थी कि ठीक है चलो जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन एक और ट्विस्ट तब आया जब मेरे घर पे मेरी सगाई की बात होने शुरू हो गई थी, और लड़के वाले भी देखने आना शुरू हो गए थे। जब ये बात मैंने विक्रम को बताई तो विक्रम को बहुत दुख हुआ कि ये सब क्या हो रहा है, और उसको ये भी डर था कि वो आगे कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं उस टाइम में जालोर में रहती थी और वो मदुरई में। तो पॉसिबल नहीं था कि हम दोनों मिले या कुछ भी प्लान बनाए या जो भी था। और बहुत काफ़ी कम टाइम मिलती थी जालोर, मतलब मैं जालोर में थी और काफ़ी कम टाइम जॉब भी करती थी, तो काफ़ी कम टाइम दे पा रही थी उसको। तो उसको भी बहुत वो अजीब सा लगने लगा कि मैं कांटेक्ट में कम होती जा रही हूँ करके। फिर उसने जब मैंने बोला कि मेरी बात सगाई की हो रही है घर पे, मतलब मेरे सगाई की बात हो रही है घर पे, तो
विक्रम ने वो बहुत घबरा गया था, तो उसे लगा कि अब मैं क्या करूँगा, तो उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया और फिर उसका वो भर्ती भी हो गया हॉस्पिटल में। उसने अपने माँ बाप को फिर सब सच बताया कि वो मेरी सगाई हो रही है वहाँ पे और वो कुछ नहीं कर पा रहा है और वो जी नहीं पाएगा करके। फिर मेरी सासू माँ और ससुर जी का फ़ोन आया था मुझे और उन्होंने बोला कि क्या आप सच में उसे प्यार करते हो या धोखा देने वाले हो, या जो भी है हमें सीधा सीधा बता दीजिए आप। तो फिर वैसे भी मेरा भी क्लियर ही था, मैं कोई धोखा देने वाली थी नहीं और मुझे भी शादी करनी ही थी। किसी और से करूँ उससे अच्छा मैं अपनी पसंद की करूँ, यही मेंटालिटी मेरी थी। शायद उस टाइम में अगर मुझे कोई समझाने आता तो मैं किसी की सुनती भी नहीं। वो कहते हैं इश्क जुनून जब सर पे चढ़ जाए, हंसते हंसते आशिक सूली चढ़ जाए, वैसी हो गई थी मेरी हालत भी। तो इम्पॉसिबल था कि मुझे कोई मतलब चेंज भी कर सके मेरे थॉट्स को, और जितना दूर थी उससे और स्ट्रांग हो रही थी हम लोगों की फीलिंग्स तो एक दूसरे के प्रति। तो यही बात हो गई। तो फिर जैसे ही विक्रम को ये पता चला तो उसने सुसाइड किया और उसके माँ बाप को उसने मना भी लिया था। फिर जब अभी वहाँ से भागना ही एक ऑप्शन बचा था मेरे लिए, कोई और ऑप्शन भी नहीं बचा था, क्योंकि अगर घर पे बोलती तो 100% पता ही है कि कोई मानेगा नहीं। तो बस यही ठान लिया था कि अभी शादी तो करनी है तो विक्रम से ही करनी है और किसी और से तो नहीं करनी है, और भागने के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं बचा था मेरे पास। तो इसलिए फिर भागने का क्या करे वो कुछ पता नहीं था। उसी टाइम में मेरे नाना नानी, जैसे मैंने आपको बोला कि मैं पली बड़ी मेरे नाना नानी के साथ हूँ मेरे ननिहाल में, तो मैं नाना नानी से बहुत क्लोज हूँ, मॉम डैड और नाना नानी से। तो वैसे नाना नानी की 50वीं सालगिरह थी तो हम सब लोग अहमदाबाद मिलने वाले थे। मतलब पूरी मासियों की पूरी फैमिली, जितने भी बच्चे हमारे परिवार के सब मिलने वाले थे और हम सब लोग तीर्थ यात्रा पर जाने वाले थे। तो ये इतना अच्छा हॉलीडे वाला प्लान बना था। तो मैंने सोचा कि मैंने सिर्फ बातें सब विक्रम को बताई, तो विक्रम ने मेरे ससुर जी को सब ये बातें बताई। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, तो अभी कोई ऑप्शन नहीं बचा है, तो वहाँ से निकलने का ये एक ही ऑप्शन बचा है इसलिए। और जो लड़का देखा था मेरे लिए वो भी अहमदाबाद वाला ही था। तो फिर मैंने सोचा कि इस चीज़ का भी फ़ायदा उठाया जाए। तो मैंने मॉम को बोला कि मुझे 2 दिन पहले अहमदाबाद जाना है, ताकि वैसे भी अगर सगाई होने वाली है तो थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करनी ज़रूरी है करके। तो मेरी मम्मी ने भी हंसते हंसते मान लिया। तो हम लोग जिस डेट को मिलने वाले थे उससे 2 दिन पहले ही अहमदाबाद के लिए निकल चुके थे। तो फिर मॉम तो इतनी खुश थी कि ठीक है सब अच्छा हो रहा है करके, और थोड़ी तबीयत भी मॉम की थोड़ी ठीक होने लगी थी। और मॉम डैड मुझे तो इतना वैसे भी प्यार करते ही थे, तो मेरी जो भी बात बोलती थी वो सब सुनते थे, मेरी हर मनमानी को पूरी भी करते थे, ब्लाइंडली ट्रस्ट भी करते थे मेरे ऊपर। और इस चीज़ का मैंने जो गलत फ़ायदा उठाया वो आगे बोलूँगी कि उसके कारण मेरे साथ क्या क्या हुआ करके। जैसे कि मैंने आपको कहा कि हम लोग अहमदाबाद पहुँचे तो हट्टी भाई की वाड़ी एक वहाँ पे है एक धर्मशाला, तो हम लोग वहाँ पे रुके थे। तो फिर मैंने जैसे विक्रम को फ़ोन करके बोला कि हम लोग हट्टी भाई वाड़ी में पहुँच गए, तो उन्होंने अहमदाबाद का एक टिकट लिया मेरे लिए फ़्लाइट का, और वहाँ से मुझे भागने के लिए बोला गया था कि आप अहमदाबाद से भाग के आ जाना, हम लोग बाद में संभाल लेंगे करके। तो जैसे ही मैं अहमदाबाद पहुँची तो हट्टी भाई वाड़ी में हम लोग सब फैमिली पूरी हमारी वहाँ पे ही रुकी हुई थी। और जब एक दिन 2 दिन के टाइम थी, एक दिन तो हम लोग वैसे ही मॉम डैड के साथ सब घूमे फिरे, सब एंजॉय किया और शॉपिंग भी की मॉम के साथ। फिर सेकेंड डे हम लोग जब नाश्ता करने के लिए निकल रहे थे, उसी सेकेंड डे का ही मेरा टिकट था। हट्टी भाई वाड़ी में सुबह नाश्ता के लिए निकले मॉम डैड, तो मैंने बोला कि मैं मंदिर जाना चाहती हूँ करके, मुझे नाश्ता नहीं करना, भूख नहीं है करके, मैं बाहर का कुछ खा लूँगी। तो मेरे डैड ने बोला कि ठीक है ओके करके। तो मॉम डैड भैया बहन सब लोग नाश्ते के लिए निकले और मैं इस तरफ मंदिर के लिए निकली। सच तो ये है कि मैं मंदिर के लिए निकली ही नहीं थी, मैं भागने की पूरी तैयारी से थी।
और जब निकलने 2 मिनट रूम में जाके आती हूँ करके मैं रूम में गई और मेरे जो मतलब मेरे डॉक्यूमेंट्स है, जो मैंने 10th-12th कंप्लीट की थी कॉलेज की, 1 ईयर जो कंप्लीट की थी, उसके अलावा आधार कार्ड, जो मेरे डॉक्यूमेंट्स है और जो मुझे लेके आने को बोले थे वो डॉक्यूमेंट्स लिए, और 1000 रुपीज़ और एक मोबाइल जो मैंने ऑलरेडी मेरे पास था, जो मेरे फैमिली को भी नहीं पता था कि मेरे पास एक मोबाइल भी है, वो सब लेकर एक हैंडबैग में डालकर बस चुपचाप मंदिर के लिए निकली करके सीधा वहाँ से बाहर निकल के वहाँ पे ही हाईवे पे एक ऑटो पकड़ा और सीधा एयरपोर्ट के लिए निकल गई। एयरपोर्ट पहुँचते ही मेरे ससुर जी, वो मेरी पहली उड़ान थी, तो एयरपोर्ट पहुँचते ही मेरे ससुर जी ने मेरे लिए एक पुलिस वाले और एक सिक्योरिटी की व्यवस्था की रखी थी। और जैसे ही मैं वहाँ पे गई तो मुझे गाइड करने के लिए भी वहाँ पे एक जन थे जिन्होंने मुझे गाइड किया और मुझे आराम से फ़्लाइट में बिठा दिया। अहमदाबाद से चेन्नई की फ़्लाइट थी और चेन्नई से फिर मदुरई की फ़्लाइट थी मेरी। और जब मैं वहाँ, तो अभी मेरे पास और आधा घंटा बचा था फ़्लाइट टेक ऑफ होने के लिए। उस दौरान इस साइड क्या हुआ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि जो हालत मेरे माँ बाप की हुई थी वो मैं आपको बता भी नहीं सकती। और उस चीज़ का मुझे बहुत दुख भी है कि जो मैंने किया उस टाइम में मुझे जो सही लगा वो मैंने किया, लेकिन उसके कारण मेरे माँ बाप पे क्या बीती थी वो मैं बता भी नहीं पाऊँगी शायद आपको। लेकिन फिर भी ये वीडियो इसीलिए बनाया जा रहा है कि सबको पता चले कि हाँ, एक गलती लड़की बेटी करती है और उसका जो भुगतना वो उसको मॉम डैड को ही पड़ता है, उसके पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। नरक जैसी ज़िंदगी उनकी भी हो जाती है। तो फिर जैसे मैंने आपको बोला कि जब मॉम डैड नाश्ता करके रूम तक पहुंचे और उन्होंने देखा कि मैं वहाँ पे नहीं थी, तो उनको लगा कि मैं मंदिर में होंगी शायद। 15-20 मिनट रुके, फिर वो लोग भी मंदिर में आए तो उन्होंने मुझे मंदिर में भी नहीं मतलब पाया वहाँ पे। आज भी वो बातें अभी याद आती है तो अब क्या बोलूँ। ठीक है, तो जैसे मॉम डैड मंदिर पे गए, वहाँ पे नहीं थी मैं, तो फिर 10 मिनट और रुके मंदिर के बाहर, शायद मैं कहीं यहाँ वहाँ होंगी तो वापस आ जाऊँगी करके, पर मैं नहीं आई। फिर उन्होंने वेट किया कि चलो किसी को और पूछते। ये 8 साल पुरानी बात है, 2013 की बात। उस टाइम में इतने सारे रेप केसेस चलते थे, तो सडनली मॉम डैड को जैसे ही मेरा मतलब मैं नहीं मिली तो उनको सीधा यही स्ट्राइक हुआ कि कहीं बच्ची को किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया, कुछ खतरा तो नहीं है उसकी जान को, क्योंकि हम लोग भी नए थे अहमदाबाद में और किसी का आजकल कोई भरोसा नहीं होता। उस टाइम की तो बात ही अलग थी कि इतने रेप केसेस चल रहे थे कि जो भी कुछ होता, हल्का सा कुछ होता था तो बस यही स्ट्राइक होता था। तो वो भी बहुत घबरा गए थे। उन्होंने पूरे हटी भाई वाड़ी में भाग भाग के ढूंढने की कोशिश की, पर मुझे कहीं नहीं पाया। फिर उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की और फिर सीसीटीवी कैमरा को चेक करवाया, तो उसमें दिखा क्लियरली कि किस तरह से मैं मंदिर का इतना बड़ा झूठ बोल के, इतना बड़ा धोखा दे के चुपचाप वहाँ से गेट की और बाहर पूरे होश और हवा से निकल चुकी थी वहाँ से। ये चीज़ देखकर उनको बहुत धक्का लगा कि क्या हुआ, ये कहाँ जा रही है करके। उनको कुछ समझ में भी नहीं आया। इतना ट्रस्ट करते थे कि उनको आइडिया भी नहीं था कि मेरा एक अफेयर भी चल रहा है और मैं इतना बड़ा कदम उठा सकती हूँ करके। चलो उनको लगा कोई नहीं, अगर ये गई है तो किसी के साथ ही गई होगी, तो क्यों ना हम लोग वैसे मेरी बहन को पता था कि मैंने कभी किसी लड़के से बात नहीं की थी, ज़्यादातर विक्रम ही मेरा इकलौता लड़के में दोस्त था। तो जैसे ही मैंने क्या किया था कि जब मैं अपना डॉक्यूमेंट्स और वो सब लेके जा रही थी, तो मैं अपना मोबाइल जो मॉम ने खरीद के दिया था वो मोबाइल में वहीं पे रख के आ गई थी रूम में ही। तो जब वो लोग रूम में पहुंचे तो उन्होंने मेरा फ़ोन लिया और सब जितने भी मेरे दोस्त थी सब दोस्तों को फ़ोन किया। सबने यही बोला कि हम लोगों को नहीं पता कि श्रुति कहाँ है करके। फिर मेरे बहन ने विक्रम को भी फ़ोन लगाया, विक्रम ने भी यही बोला कि मुझे कोई आइडिया नहीं है कि आपकी बहन कहाँ गई है करके। और सब निराश हो गए थे, अब क्या करना। ठीक है चलो कोई बात नहीं, हम लोग पुलिस स्टेशन कंप्लेंट भी कर लेते हैं और ढूंढ भी लेते हैं करके। तो वो लोग सब बस स्टैंड गए ढूंढने। आधे लोग मतलब मॉम डैड बस स्टैंड गए ढूंढने और भाई बहन गए थे रेलवे स्टेशन ढूंढने। भाग भाग कर उन्होंने सब जगह ढूंढा, कहीं पर भी नहीं मिली मैं।
उनको बहुत आघात भी लगा इस चीज़ का। सब थक कर बहुत पहुँच गए थे उपास मतलब भट्टी भाई वाड़ी में। और यहाँ पे मेरी फ़्लाइट थी तो मेरी फ़्लाइट टेक ऑफ हो गई, मैं चेन्नई भी पहुँच गई थी। लेकिन चेन्नई से मुझे मदुरई पहुँचने के लिए लगभग अंदाज समझो 4 घंटे मुझे एयरपोर्ट पे ही बिताने थे। तो मैं भी बहुत घबरा गई थी क्योंकि मेरे मासो साहब भी DIG है, तो मुझे लगा कि अगर मेरा फ़ोन ट्रैक करके उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया तो इसलिए मैं अपना पुराना फ़ोन वहाँ रख के नया फ़ोन मतलब वो पुराना फ़ोन लेके आई थी जो मॉम ने लिया था, नया फ़ोन वो वहीं पे रख के आ गई थी। और जब मुझे लगा कि अगर मैं मासो साहब ने एयरपोर्ट के CCTVs भी चेक करवा दिए तो मैं पकड़ी जाऊंगी करके, इसलिए पूरा मुंह ढक के एकदम मुस्लिम लड़की की तरह जाके एक कोने में जाके बैठ गई थी। वो 4 घंटे इतना मतलब स्ट्रेस, इतना कि कब पहुंचूगी, कब सब सही होगा करके, बस भागने का वो जो जुनून सर पे जो चढ़ गया था वो वाली फीलिंग एक अलग ही थी। फिर टाइम भी बीता, यहाँ पे वो लोग भी थक गए थे, वो लोग भी वहाँ पे हट्टी भाई वाड़ी में पहुँच गए और उनको भी कुछ पता नहीं चल रहा था। सब रिश्ते नाना नानी को फ़ोन किया, सब मासियों को फ़ोन करके इन्फॉर्म किया कि ऐसे हुआ है करके। तब तक नेक्स्ट डे सुबह सब पहुँचने ही वाले थे वैसे भी। तो एक रात उनके लिए वो एक रात निकालनी कितनी मुश्किल थी वो अब बहुत मुश्किल थी। अब मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगी क्योंकि जिसके ऊपर बीतती है उसी को पता चलता है कि वो क्या माहौल होता है उस वक्त। और यहाँ पे मैं जब मदुरई पहुँची तो मेरे ससुर जी उनके साथ 3-4 प्रेस वाले और उनके साथ 3-4 पुलिस वाले भी थे और सब साथ में मुझे लेने आए थे। और उनके बेस्ट फ्रेंड एक वकील अंकल भी थे उनके साथ। तो ये लोग सब लेने आए मुझे, उन्होंने मुझे एयरपोर्ट से पिकअप किया। हम लोग वहाँ पे मुझे सीधा मंदिर लेके गए और विक्रम भी मंदिर में ही था और हम लोगों ने शादी की वहाँ पे। शादी के बाद सीधा वो लोग घर पुलिस स्टेशन लेके गए और क्योंकि वो रात हो चुकी थी तो हम लोगों को वेट करने को बोला गया था। तो हम लोग एक रात पुलिस स्टेशन में बैठे हुए थे और जब पुलिस वालों को मैंने सीधा जाते ही पहली मेरे ससुर जी मतलब मेरे लॉयर्स और उन सब के कहने पर मैंने सीधा एक ही कंप्लेंट बोल दिया था कि मुझे मेरी मॉम डैड से खतरा है और मेरी जान को भी खतरा है। वो अगर मैं मुझे उनके पास भेजा गया तो वो मुझे जान से मार डालेंगे और मैंने भाग के शादी की है तो ये चीज़ हमारे समाज में भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो मुझे मेरे समाज वालों से भी खतरा है और मुझे अभी पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, तो आप प्लीज़ मेरी रक्षा करें। ऐसा मैंने लिखित में लिख कर दिया था। और इतना घिनौना इल्ज़ाम, जो माँ बाप मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे, उनके ऊपर मैंने इतना बड़ा इल्ज़ाम जो लगाया था, शायद ही वो मुझे कभी माफ़ कर पाते मेरे हिसाब से। पर जैसे जैसे मैं आपको आगे भी बोलूँगी कि क्या हुआ था, फिर ऐसी कंप्लेंट देने के कारण हमारे रिश्तेदारों किसी को वहाँ पे सब वैसे तो अहमदाबाद में थे तो वो लोग मुझ तक पहुँचने में उनको भी टाइम लगता और किसी ने सोचा भी नहीं था कि मैं फ़्लाइट में चली जाऊंगी। उन्होंने इतना ही सोचा कि शायद बस स्टैंड में ढूंढा, मुझे रेलवे स्टेशन में ढूंढा। कभी ये नहीं लगा कि शायद एयरपोर्ट से मतलब फ़्लाइट से चली गई होगी वो। और जब मैं मतलब हम लोगों की शादी हुई और जब पुलिस वालों ने ये सब मैंने स्टोरी बोली कि मैं ऐसे भाग के आई हूँ, मेरी जान बचा के आई हूँ, तो पुलिस वालों ने फिर फ़ोन करके मेरे ससुर जी को बताया कि आपका बेटा और बेटी यहाँ पे पुलिस स्टेशन में बैठे हैं, उन्हें शादी कर ली है करके। वो भी आए और फिर पुलिस वालों ने उनको बोला कि इनको पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, तो हम चाहते हैं कि आप इनको घर लेके जाएं। वैसे भी इनकी शादी हो चुकी है तो आप अपने साथ इनको घर लेके जाएं। और लिखित में मेरे ससुर जी से ये भी लिखा के पुलिस ने लिया था कि मेरी जान को कोई खतरा ना हो, इसलिए वो प्रोटेक्शन देने, अगर मेरे घर से कोई आकर धमाल भी करे नीचे, घर के नीचे, तो वो एक फ़ोन कॉल करेंगे तो पुलिस प्रोटेक्शन आ जाएगी वहाँ पे। लेकिन अब इसमें देखो मेरे माँ बाप की जो हालत थी उसमें वो क्या तो धमाल करते मेरे लिए। और वो लोग भी सब अहमदाबाद में थे तब तक। यहाँ से पुलिस स्टेशन से मॉम डैड को भी कॉल गया कि आपकी बेटी ने यहाँ पे आके भागकर शादी कर ली है
और उन्होंने पुलिस प्रोटेक्शन मांगी है, तो हम नहीं चाहते कि आप आके उनको मिले या कुछ भी उनको डराए धमकाए। ये बात सुनकर जो मॉम डैड के ऊपर जो बीती थी, फिर वहाँ से शादी करने के बाद मेरे ससुर जी मुझे विक्रम के साथ लेके गए, हमारे ससुराल गए हम लोग। और मेरा तो ये पहली बार मैं अपने ससुराल गई थी, और इतना बड़ा घर, इतनी बड़ी रूम्स, मतलब 4 फ्लोर वाला अपार्टमेंट था। हर एक फ्लोर में 8-8 3 BHK का घर था। तो और पूरा 4th फ्लोर पूरा हम लोगों का ही था, मतलब पेंट हाउस था, उसे पेंट हाउस कहते हैं। तो पूरा फ्लोर, वो लोग इतने रिच है करके मुझे कभी पता ही नहीं था, और शादी के बाद ही मुझे पता चला कि वो इतने मतलब रिच भी है करके। बस प्यार था उससे, और उसके बारे में कुछ अता न पता, कुछ नहीं पता था। बस इतना पता था वो स्कूल फ्रेंड है, और हम लोग बस फ़ोन से जो बातें करते थे उतना ही नॉलेज था मुझे उसके बारे में। उसके अलावा मुझे कुछ पता ही नहीं था। और वैसे तो विक्रम की मॉम भी वेजिटेरियन है, लेकिन विक्रम के डैड नॉन वेजिटेरियन है। और विक्रम भी मतलब पहले बहुत खाते थे नॉनवेज, लेकिन जब से उन्होंने मेरे साथ हम दोनों रिलेशनशिप में थे, तब से उन्होंने नॉनवेज छोड़ दिया था। और उन्होंने प्रॉमिस भी किया था कि वो कभी नॉनवेज नहीं खाएंगे करके। और हमारी शादी भी हो गई और हम लोग अच्छे से रहने लगे। और फिर 10 दिन बाद मॉम का भी फ़ोन आया, तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मुझे लगा कि चलो फाइनली मॉम डैड ने भी मान लिया, और मतलब मेरी ज़िद पूरी हो गई, मुझे सब खुशियाँ भी मिल गई। वो पुण्य का घड़ा जब तक था तब तक ही था, और जब पाप का खेल पाप का उदय में आता है तब क्या होता है वो तो किसी को, मतलब मुझे तो उसकी भनक भी नहीं थी। और जैसे जैसे मतलब मॉम का जब फ़ोन आया तो मैं बहुत खुश हुई थी। और लेकिन मॉम ने बस इतना ही बोला था कि कभी धर्म मत छोड़ना, और शायद ही हम कभी लाइफ में वापस मिल पाए, लेकिन फिर भी कभी धर्म मत छोड़ना करके मॉम ने ये बोला था। और फिर मैंने बोला कि मुझे उनसे मिलना भी है, तो उन्होंने बोला था कि वो ज़रूर एक बार मिलने आएंगे करके। इतनी ही बात हुई थी मेरी मॉम से। और 1-2 बार बहन का भी फ़ोन आया था कि बीच बीच में मॉम की तबीयत ठीक नहीं है, अगर हो सके तो मिलने ज़रूर आना करके। लेकिन वो पॉसिबल भी नहीं था ना, क्योंकि मॉम सब वो हम राजस्थान और तक जाना और मिलना वो तो पॉसिबल भी नहीं था। और मुझे उस टाइम में, मेरी सच बोलूँ तो इच्छा भी नहीं थी कि मैं किसी से मिलूँ करके, क्योंकि मैं खुद की खुशियों में इतनी डूब गई थी कि मुझे भान ही नहीं था कि मेरे साथ क्या होने वाला है आगे। जैसे कि मैंने बोला, सब अच्छा था, बहुत बड़ा घर, नौकर चाकर सब थे, कोई काम ना करो तो भी चलता है वहाँ पे, उस टाइप की लाइफस्टाइल थी वहाँ पे। और वहाँ पे सब सुबह लगभग 11 बजे 12 बजे उठते थे, और रात को सब 3 बजे 2 बजे सोते थे। तो कोई काम की कोई इशू ही नहीं थी, चाहे उठ कर काम करो ना करो, कोई चीज़ की कोई फ़र्क नहीं, परवाह नहीं किसी को। मतलब काम वाले सब आके खुद का काम टाइम टू टाइम कर लेते, तो इसलिए उसमें भी किसी को कोई बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कभी। ऐसे ही लाइफ चलती गई। और फिर मॉम का एक और बार कॉल आया कि वो मुझे, मतलब मैंने बोला कि मॉम मुझे मिलना है करके, तो उन्होंने बोला वो भी यही बोल रहे थे कि उनको भी मिलना है करके। तो मेरे बर्थडे के दिन अप्रैल 10 को मुझे मिलने आने वाले थे। मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मैंने इतनी सारे मतलब मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि आप यहाँ पे रुको मेरे साथ और एक दिन मेरे साथ स्पेंड करो करके। मॉम की तो बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि वो मेरे ससुराल में आके मिले, लेकिन ससुर जी का यही कहना था कि अगर वो खुद ससुराल में आके मिले तो ठीक है, लेकिन बाहर आपको नहीं भेजेंगे उनके साथ कहीं पे भी मिलने के लिए। तो फिर फाइनली मॉम डैड को कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे मिलना था, तो उन्होंने घर पे ही आना सही समझा। तो फिर मॉम डैड बहन सब घर पे आए। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि वो मेरा बर्थडे था, और तो मॉम मेरे लिए इतना बड़ा केक लेके आई थी, बलून्स लेके आई थी, इतने सारे गिफ्ट्स लेके आई थी। और जो मेरे कपड़े थे, जिसमें जो मेरे सबसे फेवरेट वाले कपड़े थे वो सब लेके आई थी। उसके अलावा जो मैं डायरीज में लिखती हूँ वो सब लेके आई थी। और सरप्राइज गिफ्ट इसमें सबसे अच्छा क्या था कि मेरे लिए मॉम ने चौमुख जी की एक सिमंदर स्वामी की एक मूर्ति भी लेके आई थी मेरे लिए। और धार्मिक की सारी चीज़ें, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था कि हम लोग धार्मिक परिवार से बिलोंग करते हैं, तो मॉम ने पंच प्रतिकमन बुक, स्थापनाचार्य वगैरह बहुत सारी चीज़ें, जो एक बैठ का छरवला मोमबत्ती सब,
और चंदन घिसने का वो गट्टा, वो और पत्थर जिस पर घिसना है, वो चांदी की कटोरी, थाली, हमारे पूजा की सब सामग्री लेके आई थी। लेकिन जैसे मैंने बोला कि वहाँ पे जाने के बाद वो इतना धार्मिक से मैं पूरा कट चुकी थी। गिफ्ट सब देके मैं बहुत खुश भी हुई थी और मेरी खुशी का भी कोई ठिकाना ही नहीं था कि इतना अच्छा फैमिली मिला, इतना अच्छा हस्बैंड मिला, जैसा सोचा था सब वैसा ही हो रहा है। और अब तो मॉम डैड भी मान चुके थे, तो जो खुशी वो एक अलग ही थी। और पूरा दिन खाना बनाया मॉम के लिए, मतलब मॉम डैड को खिलाया, उन्होंने भी मुझे खिलाया और सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा हो रहा था। वो पूरा दिन मेरे साथ रहे वहाँ पे। और फिर जब जाने की बारी आई तब मॉम ने सिर्फ मेरे सासू माँ और ससुर जी को कहा कि अपनी बेटी समझ कर रखना, और अगर कभी कोई गलती से भी ये कोई गलती कर ले तो अपनी बेटी समझ कर उसे माफ़ भी कर देना। और मेरे लिए मेरी मॉम ने सिर्फ यही शिक्षा दी कि हमेशा स्ट्रांग रहना और कभी हिम्मत मत हारना, और धर्म से कभी, मतलब धर्म से मत कट हो जाना, धर्म हमेशा धर्म करना, धर्म ही आखिर तुम्हें बचाएगा करके। और हमारा धर्म तो सबसे श्रेष्ठ है, तो हमारा धर्म तुम्हारी रक्षा हमेशा करेगा। ये मेरी मॉम की मेरे लिए एक शायद आखिरी एडवाइस थी। आपको लग रहा होगा कि आखिरी एडवाइस क्यों थी, मुझे भी नहीं पता था कि वो मेरे मॉम से मेरे लिए वो आखिरी एडवाइस थी। और जब मॉम डैड निकल के, भाई बहन सब निकल के नीचे तक पहुँचे तो मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं उनको जाके सी ऑफ करके आऊँ करके। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि ससुर जी का स्ट्रिक्ट ऑर्डर था कि मुझे घर से बाहर नहीं निकलना है बस। तो फिर जब मॉम निकली तो मैं भाग के टेरेस पे, वैसे भी टेरेस वाले ही घर था, तो भाग के टेरेस के वहाँ ऊपर से नीचे देख रही थी। और जब मॉम ने ऊपर देखा और पापा ने भी ऊपर देखा तो बस आंसू ही रुक नहीं पाए हम लोगों के। मॉम भी बहुत रोने लगी, पापा भी बहुत रोने लगे और मैं भी बहुत रोने लगी। इतना मिस करने लग गई थी उनको मैं। और वो बाय बाय बाय, वो मॉम का ऊपर देख के बोलना, वो आज भी मुझे जब आंखें बंद करती तो वो याद आता है। और बहुत दुख भी होता है कि काश मैं कुछ चेंज कर पाती उस चीज़ के बारे में। मन ने मनाविले आवता दिन सुधारी बगड़ाते भले बगड़ा